हेलो गाइज, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, जो ये वीडियो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का है और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। तो ये जो क्वेश्चन है वो जेपीएससी एई मेंस के लिए है, जेपीएससी एई मेंस के प्रिपरेशन के लिए है। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम करा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में आया हुआ है, कोई आरपीएससी में आया हुआ है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो आपका एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में डायरेक्टली मतलब बिना प्रिपरेशन के अगर सर इतना ही क्वेश्चन जितना हम करा रहे हैं यहाँ पे इतना भी करके कर जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके पहले हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक वीडियो बनाए हुए हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग का 2 पार्ट में वीडियो बन चुका है, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन कराया गया है, तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। सब मेंस के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, तो आपको करना जरूरी होता है। और इसके अलावा इस चैनल पे आपको सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे जनरल स्टडीज़ का वीडियो हो रहा है, जनरल स्टडीज़ का डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि हर एग्जाम में ही जनरल स्टडीज़ पूछ रहा है, 100 मार्क्स का बीपीएससी एई में भी पूछ रहा है, जेपीएससी में भी पूछ रहा है, यूपीपीएससी में भी पूछ रहा है 75 मार्क्स का। तो आप उसको फॉलो, जैसे जनरल स्टडीज जो होता है उसको तो हम पूरी तरह से नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर उतना भी आप देते हो समय, जितना एक वीडियो देखने में मान लीजिए 10 मिनट लगता है, 10 मिनट भी देते हो तो आपका मैक्सिमम को बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको जानकारी होता है, तो आगे चल के आपको हेल्प मिलेगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश का भी लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाके जेपीएससी एई मेंस का आप इरिगेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, जेपीएससी एई मेंस फॉर जनरल इंग्लिश का भी है, जेपीएससी एई मेंस फॉर जनरल स्टडीज़ है। तो आप यहाँ से सर्च करके तीनों चीज़ आपको एक ही चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पहला फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्लेन सुपर एलिवेशन और इन्यूमरेट द स्टेप्स फॉर प्रैक्टिकल डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन किसको बोलते हैं? किसी भी आप अगर सर्कुलर रोड पे गाड़ी अगर मूव कर रहा है, सर्कुलर रोड पे अगर गाड़ी चल रहा है, कोई बाइक सवार अगर सर्कुलर रोड पे जा रहा है, तो जैसे ये अगर ये हॉरिजॉन्टल कर्व पे जाता है, हॉरिजॉन्टल कर्व पे जाता है, तो क्या होगा कि इसके आउटर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा तो इस गाड़ी को क्या करेगा, मूव करेगा उस तरफ, मतलब उस तरफ खींचेगा। ये पावर जो है इस गाड़ी को आउटर के तरफ खींचेगा। जब आउटर की तरफ खींचेगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। तो इस केस में इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। इस आउटर एज को इस इनर एज के रिस्पेक्ट में रेज करते हैं, मतलब उठा देते हैं। तो जितना हम लोग उठाते हैं उसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन, उसी को बोलते हैं कैंट और इसी को बोलते हैं बैंकिंग। तो इसका सिंपली डिफिनीशन आपको लिखना होगा एग्जाम में कि सुपर एलिवेशन और कैंट और बैंकिंग इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड एट हॉरिजॉन्टल कर्व। ट्रांसवर्स स्लोप क्यों बोले हैं? क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप रहता तो इसी के डायरेक्शन में होता है, लेकिन हम लोग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड एट हॉरिजॉन्टल कर्व टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए पेवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर एलिवेशन बोलेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं सुपर एलिवेशन, कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, दैट कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो देख रहे हैं। तो कुछ एजम्पशन, कुछ हम लोग चीज मान लिए, W इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रोड, लेट अस अज्यूम W इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रोड इक्वल्स टू राइज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। जैसे सिंपली अगर ये रोड है, अगर इसको हम लोग उठा दिए, मतलब शुरू में ऐसे था, अगर हम इसको उठा दिए, इस रोड को ऊपर रेज कर दिए, तो ये इस तरह से हो गया, ये ई उठ गया। ये बहुत ही कम होता है, यहाँ पे दिखने के ट्रिंगल बना दिए अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम वैल्यू होता है इसका, mm में होता है। तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा एंगल से मान लीजिए रेज हुआ है, तो ये सुपर एलिवेशन हो गया। और मतलब एज कितना राइज हुआ, और ये W हो गया विड्थ ऑफ द रोड। अब इसको कैसे और अच्छे तरीके से हम लोग इसको क्लैरिफाई करेंगे और कैसे इसको डिराइव करेंगे वो भी देख रहे हैं हम। अब देखिए, सुपर एलिवेशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं जनरली सुपर एलिवेशन को, और ई इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। आपको याद रखना है कि ई इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, जब बहुत ही कम अमाउंट में रहता है तो साइन थीटा यहाँ आप लिख दे, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस हम लोग इसीलिए करते हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ से लेकर एनालिसिस नहीं कर सकते, चीज़ों को सिंपल करके ही एनालिसिस करते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे लिख दिए।
अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अगर हम टेन थीटा लिखते तो हमको बेस तो का कुछ आइडिया नहीं था, तो इसीलिए हम यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा लिखे हैं इक्वल्स टू ई बाई डब्ल्यू। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किसी भी एक रोड है, यहाँ पे देख रहे हैं रोड है, ये आउटर एज हो गया, ये इनर एज हो गया। अगर ये एक सेक्शन काटते हैं यहाँ पे तो ये सेक्शन आपको इस तरह से दिखेगा, ये आपका रोड दिख रहा है, यहाँ पे गाड़ी इसके ऊपर मूव हो रहा है। तो ये गाड़ी जैसे ही मूव हो रहा है तो इसके कोई भी अगर बॉडी रखा हुआ है कहीं पे सरफेस के ऊपर तो इसके नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेट लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वही डब्ल्यू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल जो लगता है उसी के फोर्स के नॉर्मल में लगता है, एन हो जाएगा, ठीक है। और जो डब्ल्यू होता है वो हमेशा जमीन की तरफ लगेगा और नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस बॉडी का लगेगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू और एन हो गया। अब ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये है आपका वो ये रोड, इसके नीचे अगर हम और थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ये रोड है, ठीक है, ये थीटा है। अब ये थीटा अगर ये डब्ल्यू लग रहा है तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर हम नॉर्मल खींचे हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है पीछे वाले मतलब इस फिगर में, ये नॉर्मल है तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है। समझ में आना चाहिए आपको यहाँ पे, देखिए सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, ऐसे ये बनाए हम यहाँ पे, ये बनाए हम यहाँ पे, ठीक है, ये W है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको आता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं, किसी किसी को कन्फ्यूजन रहता है लास्ट तक। ये 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये परपेंडिकुलर जो खींचे तो ये पूरा 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा ही होगा ना, तो ये जब ये थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस थीटा, जो थीटा से सटा हुआ रहता है साइड उसको डब्लू कॉस थीटा, और ये इस डब्लू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये डब्लू कॉस थीटा हो गया, डब्लू साइन थीटा। अब पी लग रहा है पर ये मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये पी इस तरफ लग रहा है। जब ये पी है, ठीक है, ये पी है, तो अगर ये हम परपेंडिकुलर है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा ये भी होगा, और जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी साइन थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल है, इसमें कुछ वैसा दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो सुपर एलिवेशन ई इक्वल्स टू टेन थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और वेट ऑफ व्हीकल डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपको निकालना है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल होता है, नॉर्मल इक्वल्स टू मतलब इक्वेट कर दीजिएगा आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन नॉर्मल इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा होता है, तो पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा ये हो जाएगा आप नॉर्मल। तो इसके बाद क्या होगा, बैलेंस करेंगे दोनों फोर्स को, बैलेंसिंग द फोर्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, तो पी कॉस थीटा, देखिए अब इस डायरेक्शन में हमको बैलेंस करना है क्योंकि इस डायरेक्शन में गाड़ी मूव हो रहा है, तो इधर जितना भी फोर्सेस लग रहा है, पी कॉस थीटा उधर फोर्स लग रहा है, और इधर कितना फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू साइन थीटा लग रहा है, और गाड़ी इस तरफ मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिस तरफ गाड़ी का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो पी कॉस थीटा उस डायरेक्शन में इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है, और म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे हम स्मॉल एफ से डिनोट किए हुए हैं, तो ये स्मॉल एफ हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल इसलिए क्योंकि इधर नॉर्मल लग रहा है, तो इधर क्या लग रहा है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम फिर भी बता रहे हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वीडियो, कोई उसमें नहीं है। एम जी कॉस थीटा मतलब डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा इधर लग रहा था, इसी को इक्वेट कर दिए तो ये हो गया। अब देखिए पी कॉस थीटा इधर गया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे रहेगा तो एफ डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस पी जिधर पी है उसको इस तरफ ले गए, तो इस तरफ से ले गए तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी लिख दिया, और ये सारा जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर मिलेगा। फॉर कंडीशन अप्लीकेबल टू लेटरल स्किडिंग नॉट इन ओवर टर्निंग, ये लेटरल स्किडिंग के लिए है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन यूज हो रहा है, तो स्किड के लिए ही फ्रिक्शन। स्किड कब नहीं करेगा, जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे जाएगा ऊपर की तरफ, तो स्किड नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। अब ई एफ का जो वैल्यू होगा
ई का जो वैल्यू होगा, जो सुपर एलिवेशन का वैल्यू होता है, जो बहुत कम होता है, और एफ जो होता है लेटरल फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0.15 होता है, वो भी कम होता है। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और कम हो जाएगा, तो एक से बहुत कम हो जाएगा, तो एक से जब वो बहुत कम हो जाएगा तो हम E1 माइनस EF को 1 ले लेंगे। जब E1 माइनस EF को हम 1 ले लेंगे तो जो मेरा फार्मूला डिराइव होकर आया E प्लस एफ इक्वल्स टू V²/GR, और ये प्रूफ करना था आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ एग्जाम में पूछ ही देता है ये वाला कि प्रूफ कैसे होता है अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे आप प्रूफ कर दिया कि E प्लस एफ इक्वल्स टू V²/GR, जहाँ पर R रेडियस हो गया कर्व, V वेलोसिटी हो गया, E सुपर एलिवेशन, F लैटरल फ्रिक्शन हो जाएगा जिसका वैल्यू था 0.15। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब डिजाइन फॉर सुपर एलिवेशन कैसे डिजाइन करेंगे, तो सिंपल है, इसमें कुछ वैसा नहीं है, बहुत बस खाली पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर लास्ट मूविंग व्हीकल्स प्रोवाइड हायर सुपर एलिवेशन, फॉर फास्ट मूविंग vehicles provide higher super elevation without considering coefficient of friction is safe, that is centrifugal force is fully counteracted by the weight of vehicle और super elevation। कुछ नहीं है, कुछ समझने वाला इसमें नहीं है, आप बस सिंपली पढ़ लीजिए। कुछ नहीं बोला है कि फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए बोल रहा है कि ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। आपको फार्मूला से भी दिख रहा है कि अगर फास्ट मूविंग व्हीकल है तो V का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो E का वैल्यू भी ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मिक्स्ड ट्रैफिक है तो वहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग 75% डिजाइन स्पीड का लेते हैं। तो E1 इक्वल्स टू 0.75 V²/GR होता है। अगर E का वैल्यू 0.07 से कम होता है, E1 जो यहाँ पे जो निकाले इस केस में, स्टेप 1 में क्या किया हम लोग 75% डिजाइन स्पीड पे हम लोग सुपर एलिवेशन का वैल्यू कैलकुलेट किए। ठीक है, 75% पे हम लोग सब कैसे निकालते हैं सुपर एलिवेशन हम ये बता रहे हैं, 75% पे कैलकुलेट किए। अगर ये वैल्यू 0.07 से कम आया तो वो उतना ही सुपर एलिवेशन होगा। अगर ज़्यादा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। F1 इक्वल्स टू पहले निकालेंगे हम लोग लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू, अगर वो 0.15 से कम आया तो हम लोग क्या करेंगे, देन मैक्सिमम वैल्यू E इक्वल्स टू 0.07 हो जाएगा, वो सेफ होगा। ठीक है, अगर नहीं इतना आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे के स्टेप में बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप 75% स्पीड पे सुपर एलिवेशन निकालिए। अगर उसका वैल्यू 0.07 से कम आ रहा है, ये 0.07 जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन है, तो कम आ रहा है तो वही वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा आ रहा है तो पहले हम लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे और तब E का वैल्यू फिर से निकालेंगे उस लेटरल फ्रिक्शन पे। तो अगर उस समय भी ज़्यादा आएगा तो हम लोग 0.07 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और स्पीड निकालना है कि कितना स्पीड हम लोग को करना है उस सुपर एलिवेशन पे, तो हम लोग मैक्सिमम स्पीड, अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन मान लिए और मैक्सिमम ये लेटरल फ्रिक्शन मैक्सिमम मान लिया और दोनों पे स्पीड निकाले, उतना जो है सेफ स्पीड होगा। तो ये सारा चीज़ हो गया, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कुछ नहीं है, आप सिंपली इसके थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, व्हाट आर वेरियस यूजेज ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे हम अभी फोकस नहीं कर रहे, अभी हम बताएंगे भी नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं समझाएंगे, क्योंकि बहुत आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप खुद इसके थ्रू जा सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को एक्सप्लेन करना है, क्यों करते हैं और उसका क्या क्या यूजेज है। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी क्यों करते हैं, ओरिजिन का और डेस्टिनेशन का स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अगर कोई भी अगर एरिया में ये देखना है कि वहाँ पे ट्रैफिक कैसा है या फिर नंबर ऑफ व्हीकल कितना पास कर रहा है वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग क्या, या फिर कोई हम लोग रूट डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी ऑफ व्हीकल्स डिटरमाइन देयर नंबर्स, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इन द कंसर्न जोन ऑफ द स्टडी। ठीक है, कौन कौन सा मेथड है, रोड साइड इंटरव्यू मेथड है, लाइसेंस प्लेट मेथड है, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड है, टैग ऑन कार मेथड है, होम इंटरव्यू मेथड है और वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड है। सब मेथड से हम लोग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी कर सकते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है। रोड साइड इंटरव्यू मेथड में आप रोड के साइड में एक तरफ अपना कैंप लगा दिए और वहाँ से आप इंटरव्यू ले एक गाड़ी को मतलब बुला के आप कर सकते हैं, तो उस तरह से होता है रोड साइड। लाइसेंस प्लेट मेथड क्या होता है, आप जो उसका प्लेट होता है, प्लेट पे जो नंबर दिया होता है, वो अगर एक एरिया फिक्स करके आप पहला ओरिजिन के पास आप उसका प्लेट का नंबर ले लिए और दूसरा यहाँ पे जब जैसे ही वो एग्जिट कर रहा है जिस एरिया के पास जहाँ पे आप फिक्स किए हैं वहाँ से ले लिया और देख सकते हैं कि आप कहाँ से वो गाड़ी कब मूव कर रहा है। तो ये मेथड होता है लाइसेंस प्लेट मेथड होता है। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, मतलब आप एक एक गाड़ी को एक एक पोस्ट कार्ड टाइप कराता है, उस वो रोड का पोस्ट कार्ड रहता है, उसको देके और फिर उससे रिटर्न आप मांग लेते हो, उस पर आपका एड्रेस भी दिया रहता है और फिर से वो रिटर्न कर देते हैं उसी एड्रेस पे, तो वो रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड होता है। मतलब उससे आइडिया रहता है कि वो गाड़ी कहाँ गया,
किस रूट में गया था और किस काम पर्पज से गया था। तो इससे ट्रैफिक एरिया पता चलता है, ट्रैफिक का पता चलता है। टैग ऑन कार मेथड में भी वही हो जाएगा, आप कार के ऊपर में ही कुछ फिक्स कर देंगे। होम इंटरव्यू मेथड में तो आप घर घर जाके डिटेल आप पता कर सकते हैं। वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड में जहाँ पे गाड़ी चल रहा है वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। तो ये सारा मेथड आप डिटेल में जाकर फिर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ हम यहाँ पे चीज़ों को न्यूमेरिकल पे ज़्यादा थोड़ा फोकस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ही बताएंगे लेकिन जो समझने लायक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू व्हील लोड एंड टेम्परेचर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूरा समझाएंगे हम अच्छे तरीके से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन अभी आप पूरा समझिएगा इसको, थोड़ा लंबा हो गया है ये क्वेश्चन लंबा नहीं, लिखना कम है लेकिन समझाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कौन कौन सा स्ट्रेसेस जनरेट होता है, ठीक है, टेम्परेचर के कारण और व्हील लोड के कारण। तो लोड स्ट्रेस होता है और एक देखो स्ट्रेस जो रिजिड पेवमेंट पे होता है वो 2 टाइप का स्ट्रेस होता है, एंड फर्स्ट इज द लोड स्ट्रेस एंड सेकेंड इज द टेम्परेचर स्ट्रेस। और टेम्परेचर स्ट्रेस में कौन कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा आपका, वार्पिंग स्ट्रेस हो जाएगा और सेकेंड इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस में वेरिएशन कैसे होता है, डे और नाइट के बेसिस पे होता है, दिन अगर चेंज करता है तब ये स्ट्रेस जनरेट होता है। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस कैसा होता है, सीजनल वेरिएशन के कारण होता है, या तो गर्मी होगा तो जाड़ा होगा तो इस बेसिस पे होगा, समर और विंटर के बेसिस पे होगा। और लोड स्ट्रेस तो एज यूजुअल हमेशा लगता है विदाउट टेम्परेचर, तो लोड का जो स्ट्रेस है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो इसमें क्या है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस निकालना है। तो अगर ये लोड स्ट्रेस लग रहा है रिजिड पेवमेंट के ऊपर में, वार्पिंग स्ट्रेस लग रहा है और फ्रिक्शनल स्ट्रेस लग रहा है, तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मतलब कब उस पेवमेंट पे ज़्यादा नुकसान होगा, क्रिटिकल कब होगा। अगर उस चीज़ के लिए अगर हम डिजाइन करते हैं तो सारा चीज़ के लिए डिजाइन हो जाता है, क्रिटिकल इसी के लिए क्रिटिकल डिजाइन करते हैं। तो तीनों स्ट्रेस के बारे में पता हो गया। और क्यों होता है लोड स्ट्रेस, व्हील लोड के कारण होता है, वार्पिंग स्ट्रेस डे नाइट वेरिएशन के कारण होता है, और फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो होता है वो सीजनल वेरिएशन का होता है, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, इस बेसिस पे होता है। अब लोड स्ट्रेस जो होता है, जो जैसे कि व्हील लोड, लाइव लोड के बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं हम, डेड लोड के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अभी लाइव लोड के बारे में बोल रहे हैं। लाइव लोड में व्हील लोड आ जाएगा। अब ये जो व्हील लोड है वो 3 पोजीशन पे लोड स्ट्रेस जनरेट करेगा, एक इंटीरियर पोजीशन पे, एक एज पोजीशन पे और एक कॉर्नर पोजीशन पे। 3 पोजीशन पे लोड लगाता है। तो इंटीरियर पोजीशन मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, टेंशन ऑन द बॉटम फेस, इंटीरियर पोजीशन। एज पोजीशन में क्या होगा, एज पे, ये एज यहाँ एज पोजीशन पे हो जाएगा, टेंशन ऑन बॉटम फेस। तो यहाँ पे जो टेंशन ऑन बॉटम फेस लिखा हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे लोड लग रहा है, अगर इस सरफेस पर लोड लग रहा है तो ये नीचे की तरफ धंसेगा, नीचे की तरफ धंसेगा, ये जो सरफेस है वो नीचे की तरफ दबेगा। तो टेंशन ऑन नीचे की तरफ जब दब रहा है तो मतलब नीचे का लेंथ बड़ा हो रहा है, और नीचे का लेंथ बड़ा हो रहा है तो मतलब नीचे में टेंशन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे टेंशन ऑन बॉटम फेस लिखा हुआ है। एज पोजीशन पे अगर लोड लग रहा है, एज पोजीशन पे, तो एज जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा, तो टेंशन ऑन बॉटम फेस हो गया। और ये कॉर्नर पे जो है वो अगर कॉर्नर पे आएगा, आप एक पेपर ले लीजिए सिंपली और वहाँ पे लोड लगा के देखिए तो टॉप पे होगा, क्योंकि अगर जैसे ही आप कॉर्नर पे अगर ले आते हो, अगर ये कॉर्नर पे अगर आप फोर्स लगाते हो, कॉर्नर पे अगर लोड लगाते हो, तो ये जो है ये ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ इसका सरफेस, ऊपर का जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ उठेगा, इस तरह से उठेगा कॉर्नर पे आप लगाइएगा। तो टॉप टेंशन क्या हो रहा है, वो टॉप में हो रहा है। जैसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर में टेंशन हो रहा है, तो मतलब रिजिड पेवमेंट के ऊपर में टेंशन हो रहा है, तो ओवरऑल टेंशन ही होने लगता है, मतलब दिक्कत यहीं से स्टार्ट होता है, टेंशन जब यहीं जनरेट होता है। कंप्रेशन होता है तो क्योंकि कंप्रेशन में ठीक रहता है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में वीक होता है, तो टेंशन वाले चीज़ में हमको ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आइए अभी ये चीज़ देख लिए कि ये स्ट्रेस जनरेट होता है इंटीरियर पोजीशन पे, एज पोजीशन पे और कॉर्नर पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं डेड लोड के बारे में, लास्ट में बताएंगे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना बोल रहे हैं, आप इसको शॉर्ट में ही लिखना है, 5 मार्क्स का है। तो डेड लोड क्या होता है, अगर आप पेवमेंट के ऊपर में, पेवमेंट पे इफेक्ट ऑफ डेड लोड इज इग्नोर्ड इन द डिजाइन ऑफ पेवमेंट। पेवमेंट के डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, डेड लोड के इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इसी में है वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है। फ्रिक्शनल स्ट्रेस कैसे बोले हम, सीजनल वेरिएशन का कारण होता है। समर में क्या होगा, गर्मी के दिन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। गर्मी के दिन में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी बॉडी में एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड होगा वो बॉडी। समर में
अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी एक्सपेंड होगा। जैसे ही ये पेवमेंट का एक हम चित्र बनाए हुए हैं, फोटो दिखाए हुए हैं, तो पेवमेंट ये एक्सपेंड होगा। जैसे ही गर्मी के दिन में पेवमेंट एक्सपेंड होगा तो इसके अंदर का जो मोलिकुल्स है, जिसके अंदर का जो पार्ट है, जो अंदर का जो बना हुआ पार्ट है, मैटर्स है, वो एक क्या करेगा, इसको दबा के रखेगा। मतलब यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ये बॉडी जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इसका अंदर का मोलिकुल्स उसको कंप्रेस करके रख रहा है, मतलब कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो कंप्रेशन स्ट्रेस इन पेवमेंट, जैसे ही कंप्रेशन जनरेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, डायरेक्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पेवमेंट वांट टू एक्सपेंड बट सॉइल नॉट अलाउड इन, सो सॉइल इज इन कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना चीज देख ली समर में क्या होता है। अब आते हैं विंटर में। विंटर में क्या होता है, टेंडेंसी होता है किसी बॉडी का सिकुड़ने का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। विंटर में, जाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से पेवमेंट इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर जैसे ही दबाने की कोशिश करेगा तो इसका जो पार्टिकल्स है अंदर का, वो आगे इसको स्ट्रेच करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी में टेंशन डेवलप हो रहा है। तो जहाँ पे टेंशन डेवलप होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो रिजिड पेवमेंट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन इन विंटर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड पेवमेंट विच में cause crack in the middle of the pavement. The tension crack occur due to friction start from the center of longer side from edge and progress in the interior. ठीक है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल स्ट्रेस का ही बात कर रहे हैं। समर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी एक्सपेंड करेगा। जैसे ही बॉडी एक्सपेंड करेगा तो उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसमें। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। विंटर में क्या हो रहा है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, अंदर का बॉडी जो है उसको स्ट्रेच करेगा, तो यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है। और टेंशन जैसे ही डेवलप हो रहा है तो जो फ्रिक्शन, टेंशन का जो फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है वो आउटर से इनर में ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस कॉर्नर जो होगा, और कॉर्नर पे अगर बात करें तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस कॉर्नर पे 0 होता है, क्योंकि कॉर्नर पे कोई भी पार्टिकल्स जो है वो फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो आराम से एक्सपेंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। तो वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है, डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का होता है। जैसे दिन का टेम्परेचर, रात के टेम्परेचर, उसके अनुसार होगा। तो दिन में क्या होगा, दिन में क्या होगा, वार्पिंग डाउन हो जाएगा। दिन में क्या होता है, ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, टॉप सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सपेंड प्रॉपर्टी होता है। टॉप सरफेस का ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस तरह का केस आपको मिलेगा। दिन में वार्पिंग डाउन हो जाएगा इस तरह से, मतलब ऊपर का जो है टॉप सरफेस टेम्परेचर ग्रेटर देन द बॉटम सरफेस टेम्परेचर, देन दिस टाइप ऑफ सीन यू हैव सीन। तो पेवमेंट फ्री टू वार्प, सो नो स्ट्रेस इज डेवलप्ड ओवर ए वार्प सरफेस। अब यहाँ पे अगर जैसे ही इस तरह का अगर आपको शेप मिलता है, तो अगर इसके ऊपर लोड लग रहा है तो ऑलरेडी क्या होगा, वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अगर बॉडी इस तरह से मूव भी हुआ है, इस तरह से पैटर्न में बना भी है, उस पर ऊपर अगर लोड लग रहा है तो फिर से वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन के टाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, द पेवमेंट फ्री टू वार्प, सो नो स्ट्रेस इज डेवलप ओवर ए वार्प सरफेस। डेड लोड और व्हील लोड विल ट्राई टू प्रेस द मेंबर बैक टू द पोजिशन, क्रिएटिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द बॉटम फेस नियर द एज ऑफ द इंटीरियर रीजन। नियर द एज और इंटीरियर रीजन, ये एज और इंटीरियर पे होता है, कॉर्नर पे नहीं होता है। ठीक है, नाइट टाइम में क्या होगा, इस तरह से नाइट टाइम में क्या होता है, दिन का जो टेम्परेचर है, सॉरी रात का जो टेम्परेचर है, वो टॉप सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम होगा एज कम्पेयर, टॉप सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और नीचे का कम होगा। तो इस तरह का हो जाएगा आपको। इवन इन दिस केस द सेल्फ वेट और व्हील लोड काउजेस टेंशन ऑन बॉटम ऑफ एज एंड इंटीरियर पोजिशन, टेंशन ऑन टॉप नियर कॉर्नर। देखिए अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में अगर इस तरह का अगर शेप आपको मिलता है, अगर इस पर अगर गाड़ी चलता है तो और नीचे दबेगा ना, तो मतलब और नीचे का जो सरफेस है और टेंशन में आएगा, वो मतलब और स्ट्रेच होगा। अब इस तरह से था तो उस पर अगर लगता था तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था, लेकिन अगर इस तरह से है तो अगर इस पर अगर व्हील लोड लगेगा तो ये ओरिजिनल पोजीशन में तो ऑलरेडी नहीं आएगा, तो इससे दिक्कत है। तो ये सारा चीज़ आप जान के अब आप ये देख सकते हो कि क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। ये सारा चीज़ आपको पता चल गया। अब क्रिटिकल कॉम्बिनेशन समर में बात करें, हम समर में अगर बात करें तो हम अब इस कॉम्बिनेशन में टेंशन को पॉजिटिव कंसिडर किए हैं और कंप्रेशन को नेगेटिव। 3 टाइप का स्ट्रेस लग रहा है, आपको बता दिया कि एक लोड स्ट्रेस लग रहा है, एक वार्पिंग स्ट्रेस लग रहा है और एक फ्रिक्शनल स्ट्रेस लग रहा है। अब गर्मी के दिन में लोड स्ट्रेस हमेशा टेंशन में रहेगा, तो यहाँ पे लोड स्ट्रेस लिख दिए।
क्योंकि अगर जैसे ही अगर ये पेवमेंट है, अगर इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं तो वो बेंड होगा ही बेगा, तो हमेशा टेंशन जनरेट होगा उसके बॉटम में। और जितना भी चीज़ अभी हम कर रहे हैं वो सिर्फ बॉटम के लिए ही कर रहे हैं, क्रिटिकल एट बॉटम ऑफ द स्लैब के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम का पार्ट नीचे की तरफ मूव होगा तो ऊपर का भी होगा। तो क्रिटिकल एट बॉटम ऑफ स्लैब, समर के केस में क्रिटिकल एट बॉटम, तो बॉटम में लोड स्ट्रेस हमेशा टेंशन जनरेट करता है, जो व्हील लोड होता है हमेशा टेंशन जनरेट करता है, तो लोड स्ट्रेस टेंशन में हो गया तो पॉजिटिव लिख दिए। अब वार्पिंग स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, तो वार्पिंग स्ट्रेस में भी टेंशन हो रहा है नीचे में, क्योंकि इस तरह से अगर हो रहा है, मूव हो रहा है तो गर्मी के दिन में, तो अगर इसके ऊपर अगर व्हील लोड लग रहा है तो क्या होगा, नीचे का जो सरफेस है वो और स्ट्रेच हो जाएगा, तो टेंशन जनरेट हो रहा है, तो वार्पिंग स्ट्रेस भी पॉजिटिव होगा। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस गर्मी के दिन में क्या होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस अभी हम आपको बता दिए, फ्रिक्शनल स्ट्रेस गर्मी के दिन में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन क्या कर दिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और विंटर में क्या हो जाएगा, वही फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और ये लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर वार्पिंग अप हो रहा है, वार्पिंग अप हो रहा है या फिर वार्पिंग डाउन हो रहा है, वार्पिंग अप हो रहा है या फिर वार्पिंग डाउन हो रहा है, अगर इसके ऊपर में व्हील लोड लगता है तो हमेशा बॉटम का जो पार्ट है हमेशा टेंशन में ही रहेगा, तो हमेशा, इसलिए हम यहाँ पे दोनों केस में, वार्पिंग के दोनों केस में पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्पिंग अप है, तो इसलिए यहाँ पे। और विंटर में कॉर्नर पे बात करें तो कॉर्नर पे हमेशा जीरो हो जाता है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, और विंटर में हमेशा टॉप ऑफ स्लैब लेते हैं। विंटर में जाड़े के दिन में हम लोग टॉप ऑफ स्लैब क्रिटिकल मानते हैं, इसलिए क्योंकि जाड़े के दिन में ऊपर का सरफेस ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो इसलिए टॉप ऑफ स्लैब लेते हैं। तो ये तीनों से निकालेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा तीनों में 1, 2 और 3 में, वही आपका डिजाइन वैल्यू हो जाएगा, वही आपका डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आया, होप सारा चीज़ समझ में आया हुआ अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको बार बार देख सकते हैं आप, और इसको नोट करिए आप अपने से, जब तक नोट करके लिखिएगा नहीं ना तब तक आप इसको पूरा समझ नहीं सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा रहता है, और हम जहाँ तक हो सका है पूरा क्लियर करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में इतना भी लिखिएगा तो 5 मार्क्स में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जेपीएससी ग्रुप के बीच में, बीपीएससी स्टूडेंट के बीच में। और अगर चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, और पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में और सारा क्वेश्चन आएगा। तो एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 120 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100. A summit curve is to be designed for a speed of 80 km/h so as to have an overtaking side distance of 470 मीटर, ठीक है। एक असेंडिंग ग्रेडियंट जो 1 in 20 है वो डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा, और एक समिट कर्व जनरेट हो रहा है, यहाँ पे समिट कर्व बन रहा है। तो समिट कर्व में आपको निकालना क्या है, यहाँ पे समिट कर्व इज टू बी डिजाइन फॉर ए स्पीड ऑफ 80 km/h सो एज टू हैव एन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 470 मीटर। तो लेंथ निकालना है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है समिट कर्व में, सबसे पहले सारा गिवन डाटा लिख देते हैं, क्योंकि एज फर्स्ट n1 इक्वल्स टू 120, n2 इक्वल्स टू डिसेंडिंग है तो -1/100 लिख दिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बीपीएससी 2012 में आया हुआ है। डिजाइन सबमिट कर, तो फॉर डिजाइन स्पीड v इक्वल्स टू 80 km/h दिया हुआ है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है 470 मीटर। तो डेविएशन एंगल निकालेंगे, तो ये दोनों के बीच में डेविएशन एंगल होता है, ये दोनों के बीच में ये जो होता है वो डेविएशन एंगल होता है n, तो n इक्वल्स टू n1 माइनस n2 होता है। तो n1 का वैल्यू 120 दिया हुआ है, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/100 हो जाएगा। और अगर आप इसको सम करते हैं तो 11/600 आता है। तो डेविएशन एंगल कितना आ गया, 11/600 आ गया, ठीक है। अब इस केस में लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेंथ ऑफ जो समिट कर्व है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से, जितना ओवरटेक करना है, जितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ओवरटेकिंग के लिए, उससे ज़्यादा है लेंथ ऑफ समिट कर्व। तो उससे ज़्यादा है एज्यूम किए, तो फार्मूला होता है NS² डिवाइडेड बाई √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस।
ठीक है, ये फार्मूला होता है, जहाँ पे n जो होता है वो डेविएशन एंगल होता है, s जो होता है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, या फिर अगर सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और h जो होता है वो क्या होता है, ड्राइवर का हाइट होता है, जिस गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ उसका हाइट, और ये जिस चीज़ को ओवरटेक करना है तो उसका भी हाइट सेम ही होगा। वो भी मान लीजिए एक गाड़ी से आ रहा है, एक गाड़ी से कोई ड्राइवर जा रहा है, दूसरा गाड़ी से दोनों ड्राइवर जा रहा है, तो दोनों का सेम ही हाइट होगा ड्राइवर का। तो यहाँ पे जो IRC रिकमेंड किया है ड्राइवर हाइट, तो h इक्वल्स टू 1.2 मीटर, ये स्मॉल h भी 1.2 मीटर होता है। और स्मॉल h अगर यहाँ पे SSD दिया रहता, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया रहता, तो स्मॉल h का जो वैल्यू होता है वो 0.15 हो जाता है। इसलिए क्योंकि कोई भी अगर ये मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो उसके लिए SSD होता है, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई गाड़ी इधर से मूव होकर आ रहा है और कोई गाड़ी इधर से जा रहा है तो यहाँ पे OSD हो रहा है, मतलब दोनों तरफ गाड़ी ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे h इक्वल्स टू 1.2 और स्मॉल h इक्वल्स टू 1.2। तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो NS² डिवाइडेड बाई 9.6 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 11/600 इंटू s का वैल्यू 470 दिया हुआ है, तो 470 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6, तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा वो कितना आ जाएगा, 421.857 मीटर आ जाएगा। अब ये 421 मतलब 421.857 मीटर आ रहा है, तो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से कम है, लेकिन हम एज्यूम क्या किए थे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है, लेंथ ऑफ जो सबमिट करे हो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 470 दिया हुआ है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और हम माने हैं शुरू में ज़्यादा और आगे कम, तो ये एजम्पशन मेरा रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि लेंथ ऑफ जो सबमिट करे वो कम होगा OSD से। तो इस केस में फार्मूला क्या हो जाता है, 2s माइनस √2h प्लस 2h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे फिर से 2s का 2s लिख दिए, और ये जो वैल्यू होता है वो 9.6 डिवाइड बाई n होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है वो 416.36 मीटर आता है, और ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से कम है। तो मेरा जम्पशन यहाँ पे सही है। तो लेंथ ऑफ सबमिट कर कितना हो जाएगा, 416.36 मीटर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक पुश कर देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।